नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे हैं। सुबह वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे शिष्टाचार भेंट की। तो वहीं शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण, राष्ट्र का नवनिर्माण सही दिशा में करना होगा, जिसके लिए देशभक्त, परिश्रमी, चरित्रवान और परोपकारी लोग चाहिए। इसके बाद सीएम चौहान पतंजलि योगपीठ भी जाएंगे और यहां पर वो राष्ट्रीय संगोष्ठी वैश्विक चुनौतियों का सनातन समाधान एकात्मक बोध में भाग लेंगे। इस दौरान उनके साथ योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहेंगे। एक सवाल के जवाब में सीएम धामी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने का फैसला जनता के सुझावों और उनकी अपील से किया गया है। भू कानून से लेकर भी जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। जो भी विचार आएंगे उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा। और उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया की अगुवाई में दूसरे चरण की विजय शंखनाद यात्रा आज से 2 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। तो वहीं दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा मंत्री इमरान हुसैन भी बृहस्पतिवार से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज से यात्रा की शुरुआत कालाडूंगी विधानसभा से होगी, जहां प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में आप प्रवक्ता नवीन पीरशाली ने कहा कि विजय शंखनाद यात्रा का दूसरा चरण 2 दिसंबर से शुरू होगा। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया अपने 4 दिवसीय दौरे पर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की 8 विधानसभा क्षेत्रों में इस यात्रा में शामिल होंगे। वो बृहस्पतिवार को रामनगर में पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद वो कालाडूंगी विधानसभा में विजय शंखनाद यात्रा में शामिल होंगे। 3 दिसंबर को रानीखेत से सोमेश्वर विधानसभा में विजय शंखनाद यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद 4 दिसंबर को द्वाराहाट और सल्ट विधानसभा में यात्रा आयोजित की जाएगी। बताते चलें कि 5 दिसंबर को ये यात्रा गढ़वाल मंडल की विकासनगर विधानसभा में निकाली जाएगी, जबकि दिल्ली के खाद्य और सुरक्षा मंत्री इमरान हुसैन का 2 दिवसीय दौरे पर बृहस्पतिवार को वो उत्तराखंड आएंगे। 2 दिसंबर को हल्द्वानी विधानसभा पहुंचेंगे, जबकि 3 दिसंबर को गढ़वाल मंडल की पिरान के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। इसी दिन शाम को भी वो मंगलौर विधानसभा पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ेंगे और बताते चलें कि उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में करीब 53 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। तो वहीं एक भी मरीज की इस दौरान मौत नहीं हुई, जबकि 18 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। सक्रिय मरीजों की संख्या अब बढ़कर 183 पहुंच गई है, जबकि मंगलवार को प्रदेश में 141 सक्रिय मरीज मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार बुधवार को करीब 14,088 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 8 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है, जबकि नैनीताल में सबसे ज्यादा 29 मरीज मिले। देहरादून में 8, हरिद्वार में 14, पौड़ी और पिथौरागढ़ में एक संक्रमित मरीज मिला है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,303 हो गई है। इनमें से 3,30,557 लोग ठीक भी हो चुके हैं। बात करें तो प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,408 लोगों की जान जा चुकी है। तो इसी दौरान प्रदेश की रिकवरी दर की अगर बात की जाए तो करीब 96.01% पहुंच चुकी है रिकवरी दर, जबकि संक्रमण दर 0.37% दर्ज की गई। इस दौरान कोविड महामारी की तीसरी लहर को रोकने के साथ ही आगामी 2 सप्ताह में 100% पूर्ण टीकाकरण करने की चुनौती भी है। प्रदेश में लगभग 33% लोगों को कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगाई जानी है और अब सरकार और स्वास्थ्य विभाग का घर घर जाकर वैक्सीन लगाने में तेजी लाने पर भी फोकस बना हुआ है। तो वहीं इसी बीच जहां वैक्सीनेशन में तेजी लाई जा रही है, साथ ही अब कोरोना का नया स्वरूप भी सामने आ चुका है। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश पर अब भारत नेपाल सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दरअसल सीमा पर अब कोविड जांच की जाएगी। कोविड टीकाकरण का 15 दिन पुराना प्रमाण दिखाने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी। राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर
सुखबीर सिंह सिंधु ने जिला प्रशासन को कोविड-19 के तहत दी गई गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया है। सभी विद्यालयों, सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कृषि और प्रौद्योगिकी संस्थान जैसी जगहों पर कोविड जांच के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान संक्रमित मिलने पर शिक्षकों, छात्रों और अन्य स्टाफ कर्मियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। बताते चले कि राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन कर्मियों की कोरोना जांच की जाएगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, पान गुटखा, तंबाकू और इन सब के सेवन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन निर्देशों का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 और आईपीसी की धारा 188 प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नियम 1 दिसंबर से अगले आदेश तक प्रभावी होगा। साथ ही आपको बताते चले कि इधर नोडल अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद उमर ने बताया है कि सभी पात्र लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि करीब 65% लोगों को दूसरी डोज अभी भी लगाई गई है। इन दिनों टीके की दूसरी डोज लगाने के लिए विभागीय टीमें गांव और घरों तक पहुंच रही हैं। तो वहीं उधर एसएसबी की 97 वाहिनी के कमांडेंट बीपीएस नेगी ने बताया कि कोविड संबंधी निर्देशों का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। इसके लिए बनबसा ई कंपनी की असिस्टेंट कमांडेंट गजेंद्र कुमार को स्थानीय प्रशासन की मदद लेने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान दोनों टीके लगे होने के प्रमाण पत्र को स्वास्थ्य महकमा ही देखेगा और ऐसे में एसएसबी उन्हें सहयोग करेगी। पुलिस महकमे के कोविड टेस्ट में टनकपुर के 2 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन कर दिया है। बताते चलें कि कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद उमर ने बताया कि संक्रमित मिले पुलिसकर्मियों को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन सुरक्षा के तहत उन्हें घर पर ही आइसोलेट किया गया है। तो वहीं आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चलें कि दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के कई देशों में जानलेवा कोरोना महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने के बाद अब हड़कंप की स्थिति बरकरार है। वहीं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की पहल पर दक्षिण अफ्रीका से चीतों को भारत लाए जाने का मामला एक बार फिर से अधर में लटक गया है। दरअसल भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों को इस टीम को इसी सप्ताह दक्षिण अफ्रीका जाना था, जहां से 10 चीतों को भारत लाए जाने की तमाम प्रक्रिया पूरी करनी थी, लेकिन संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम को दक्षिण अफ्रीका भेजे जाने का फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। देश में विलुप्त हो चुकी चीतों को चहलकदमी एक बार फिर से जंगलों में दिखाई दे, इसके लिए एनटीसीए की पहल पर दक्षिण अफ्रीका से 40 चीतों को भारत लाए जाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन दोनों ही देशों की सरकार के बीच इस पर सहमति भी बन चुकी थी। हालांकि इन चीतों को देश में लाए जाने की प्रक्रिया 2 साल से जारी है, लेकिन कोरोना संकट के चलते मामला लटकता रहा और इस दौरान अब भारतीय वन्यजीव संस्थान के डीन और वरिष्ठ वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर लाइवी झाला के मुताबिक कोरोना को लेकर स्थितियां सामान्य होंगी तो संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम नए सिरे से दक्षिण अफ्रीका भेजने पर कोई निर्णय लिया जाएगा। जहां तक कि भारत का सवाल है तो वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों के मुताबिक साल 1952 में चीते देश से पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। एक बार फिर से देश के जंगल चीतों से आबाद हों, इसी के लिए इंटरनेशनल मुहिम छेड़ी जा रही है और इसके तहत अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से लंबे समय से चीतों को देश लाने की कवायद जारी है। ऐसे में चीतों को बसाने को लेकर एनटीसीए की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को बसाने की अनुमति दे दी है। और इस दौरान उत्तराखंड में मौसम के करवट बदलते ही अब ठंड में इजाफा हो गया है। दरअसल गुरुवार को भी सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई, तो वहीं प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में खास करके 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर जिलों में बर्फबारी की संभावना जताई। तो वहीं अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है, जबकि पिथौरागढ़ और बागेश्वर के उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी और कुमाऊं भर में बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उच्च हिमालयी क्षेत्र हॉन्सिंग, राजभंगा, पंचाचूली, दारमा, व्यास, चौदस और वैली में बुधवार को शाम ही हिमपात भी हुआ था। ऐसे में बागेश्वर में पिंडर घाटी के जतौली, कुर्फिया और धाकुड़ी ने ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी हुई। इस दौरान ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के कारण चली ठंड की हवाएं लोगों को ठिठुरती रहीं। इस दौरान नीति घाटी में भी बहने वाली झरने और गाढ़ गदेरे बर्फ में तब्दील हो गए।
इस दौरान आपको बताते चलें कि माणा घाटी में भी नाले जम गए हैं और नीति घाटी में ऋषिगंगा भी पूरी तरह से जम हो चुकी है। इस दौरान मंगला कोठियाल का कहना है कि बारिश बर्फबारी न होने से कोरी ठंड पड़ी है, लेकिन नगर क्षेत्रों में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जोशीमठ के साथ ही पोखरी घाट, गैरसौन, थराली, देवाल, कर्णप्रयाग, गौचर, पीपली कोटी और निजमुला घाटी में भी सुबह शाम को शीतलहर चल रही है। इस तरह का बदलता मौसम सेहत के लिए काफी हानिकारक बताया गया। हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण सांस के रोगियों को ज्यादा समस्या हो सकती है। ऐसे में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते समय सावधानी बरतने की जरूरत है, जबकि बच्चों और बुजुर्गों के साथ अस्वस्थ लोग ऐसे में मौसम से ज्यादा सावधानी बरतें, इस तरह के निर्देश भी जारी किए गए। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AK मिश्रा का कहना है कि वैसे तो अभी सूखी ठंड जैसे हालात नहीं है, लेकिन जैसे मौसम बुधवार को रहा, बच्चों को उनकी देखरेख की जरूरत है। उन्हें ठंडी चीजों से दूर रखें और इस मौसम में बच्चे खांसी और जुकाम के जल्द ही शिकार हो जाते हैं। और उत्तराखंड में लैंसडौन वन प्रभाग की दुर्गंडा रेंज में गुलदार ने बुजुर्ग महिला को निवाला बना लिया है। दरअसल ये घटना बुधवार रात की बताई जा रही है, जहां बताया ये गया कि महिला अपने पोते से मिलने के लिए कोटद्वार आ रही थी। जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय जयंती देवी कंडवाल बुधवार शाम को भेड़गांव से कोटद्वार के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक कोटद्वार नहीं पहुंची। इसी दौरान परिजनों ने भी उसकी खोजबीन शुरू की। इस दौरान ग्रामीण देर रात तक महिला को तलाश करते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सुबह होने पर घटना का पता चला और परिजन मनोज कंडवाल ने बताया है कि वो सवारी न मिलने के कारण पैदल मार्ग से ही अपने पोते को देखने कोटद्वार जा रही थी। इस दौरान जुआ गांव से दूर 2 किलोमीटर यात्री सेट के समीप चप्पल और रुमाल मिला है। वहीं कुछ दूरी पर एक बैग भी मिला। इन स्थानों पर खून के धब्बे भी थे। सूचना मिलने पर गुड़गंगा के रेंजर वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और टीम ने महिला का अध खाया हुआ शव सड़क के करीब 200 मीटर जंगल से बरामद किया। महिला का शव मिलने के बाद ही ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। तो वहीं उन पर उप जिलाधिकारी कोटद्वार संदीप कुमार ने पट्टी पटवारी को मौके पर भेजा और घटना की पूरी जानकारी ली। उप जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। साथ ही वन विभाग को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए।